आप तो आईए बीए सब पास हैं। चचा फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं किए? साथ में काम कर रहे हैं। युवा मजदूर के इस सवाल का बुजुर्ग हो रहे हैं। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। छत की ढलाई के लिए लग रहे सख्ते की कील पर निशाना टिका। जोर में हथौड़ा चलाते हुए रघु को लगा कि उसने हथौड़े कील पर नहीं बल्कि खुद पर चला लिया हो। ऐसे सवाल उसे कील भी चुभती थी। बीए पास होने के अहम उसके अंदर अपने युवावस्था में आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वह लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। इस अहम में उसने अपने माँ बाप को कभी यह नहीं कहा कि पढ़ लिख कर जब कभी अगर उसे कोई नौकरी मिली तो वह उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगा, बल्कि उल्टा उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वह भूखे मर जाएगा पर जीवन में कभी मजदूरी नहीं करेगा। शिक्षित होने के अहम में उसके कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। उसी अहम और माँ बाप की नाराज़गी की वजह से ऊपर वाले भी नाराज ही रहे, जिससे कोई नौकरी ना लगी और आखिर में ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसा है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो मनुष्य कैसा। अभी वक्त ही यही मांगा है कि मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालूं, तो वो मैं कर रहा हूँ और तू अपने काम से काम रख। रघु अभी भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत ग्रामीणीय दार्शनिक बातों से किया। चचा, ननुक तो मैट्रिक कर लिया, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते हो काम पर? सारा दिन गछिए गाती घूमता रहता है। अरे उसको भी अहम घेर लिया है, कहता है परदेश जाएगा, हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। गहरी सांस लेते हुए रघु ने कहा, सही तो कहता है चचा, यहाँ मजदूरी करने में कौनो लज्जित नहीं है, ना काम का ठिकाना ना मजदूरी का। ऊपर से तुम इतना खर्चा रखे हो, कमेटी से ब्याज पर हर हफ्ता किस्त देना पड़ता है। उसको परदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका ही बोझ हल्का होगा। शाम को मिली मजदूरी से लघु घर की ओर चला तो नन्नू रास्ते में ही दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील से चुभने वाले सवालों का ब्रास सब गाँव वालों के सामने ही नन्नू पर निकाल दिया। नन्नू पर झिड़कना तो उसका उठौना था, पर आज पूरे गांव वालों के सामने कुछ ज़्यादा ही हो। रात के 10 बज गए पर नन्नू घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जाता और धीरे धीरे रघु भी घबराहट होने लगी। उसने डर से घर में बताया भी नहीं कि रास्ते में उसने नन्नू को डांटा है। रात भर माँ बाप सोए नहीं। चाहे जो भी हो जाए, देर सवेर नन्नू घर जरूर आ जाया करता था, पर इस बार वह घर नहीं आया। सब परेशान। गाँव के उसके दोस्त यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में उसी के साथ था। माँ का कलेजा धक से रह गया। पक्का वह चला गया अपने दोस्तों के साथ। रघु के अंदर मिली जुली भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। थोड़ा डर था कि इतनी कम उम्र में गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी इसीलिए थी कि कुछ कमाएगा तो घर की हालत थोड़े अच्छे होंगे। ट्रेन के जनरल डिब्बों में खिड़की की तरफ बैठा नन्नू पाँव पटने के साथ आज रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें खोज रहा था। अंदर से वह इतना खुश था मानो जैसे किसी जेल की कैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे क्रूर आदमी लग रहा था। ट्रेन की तेज रफ्तार की तरफ उसके ख्वाब भी तेजी से बढ़े जा रहे थे। घर की हालत और बापू की चिक चिक की वजह से वह हमेशा घर से भाग जाना चाहता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला नन्नू हमेशा यही सोचता कि घर से भागने के बाद वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि वह बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में ठाठ से गांव आएगा, अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़कर उसके पास आएंगे तो वह बापू को नज़रअंदाज करते हुए माँ के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सपने सच होने की ओर यह पहला कदम है। दोस्तों की मदद से वह घर से भाग आया था। यह उम्र ही ऐसी होती है, आप इसे जो प्रवाह पकड़ा दो या उसी में बह चलती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रवाह की मिजाज को पहचान पाते हैं। इधर गांव में सुबह सुबह घर का माहौल एकदम गुमसुम। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सब खामोशी से खुद ही खुद को तसल्ली दे रहे थे। सब यही दुआ कर रहे थे कि जहां भी जाए अच्छे से रहे। 4 बहनों के बाद पैदा हुआ नन्नू घर का सबसे छोटा था। धीरे धीरे वक्त के पेड़ों ने नन्नू के भाग जाने का गम थोड़ा कम कर दिया था। साल बीतने को थे पर नन्नू गांव नहीं लौटा। रघु का खर्च दिन ब दिन वैसे ही बढ़ता चला गया, जैसे नन्नू का घर लौटाने या घर के लिए कुछ पैसे भेज देने का इंतजार। दोस्तों के फ़ोनों से नन्नू घर पर सबसे बातें करता, पर रघु से नहीं। इच्छा दोनों बाप बेटे की होती एक दूसरे से बात करने की, पर नन्नू डर से नहीं करता था और रघु अहम से। साल भर नन्नू को काम सीखने में ही लग गया। इधर घर की हालत सुधर नहीं पा रही थी। रघु को गाँव में
में कभी काम मिलता कभी नहीं। कर्ज का मूल तो वैसे का वैसा ही रहा, सूद ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर में रघु ने भी फैसला किया कि वह अभी प्रदेश चला जाएगा, कम से कम वहाँ रोज काम और समय पर मजदूरी तो मिल जाएगी। गांव के कुछ लोग कमाने के लिए किसी और प्रदेश जा रहे थे, रघु भी उसी के साथ हो लिया। वहां जाते ही रघु को अच्छे पगार वाला काम मिल गया और इधर नन्नू भी कुछ भेजने लगा। जिंदगी थोड़ी पटरी पर आने लगी। इधर नन्नू को उस प्रदेश की आबो हवा कभी रास नहीं आई। जो ख्वाब उसके ट्रेन में सजो कर लाए थे, उतरने वक्त शायद वह ट्रेन में ही कहीं छूट गया। यहाँ हर साल पर उसका कुछ नया कुछ छूटता ही चला गया। कभी उसकी गांव की मासूमियत छूटी, कभी बचपना, कभी उसकी नींद छूटी तो कभी उसका थकान, और जो सबसे ज़्यादा छूटा हुआ था भूख। अब दो वक्त भूखा रह सकता था। तकनीक के इस दौर में जहां संपन्न परिवार के बच्चे मोबाइल लैपटॉप की ब्लू किरणों की वजह से वक्त से बड़े हो रहे थे, वहीं नन्नू जैसा किशोर जीवन की भाग दौड़ वाली भीड़ की वजह से वक्त से पहले बड़ा हो गया। एक बात उसकी समझ में अच्छे से आ गई थी कि रातों रात अमीर आदमी सिर्फ 2-3 घंटों की फिल्मों में ही बन सकता था, असल जिंदगी में नहीं। गुस्से से दोस्तों के साथ परदेश आ तो गया था, पर यहाँ हर कदम पर पैसे चाहिए थे। जहाँ रहना था वहाँ किराए में हिस्सेदारी, खाना बनाने वाले राशन में हिस्सेदारी, पर उसके पास कुछ हो तो वह हिस्सा में भाग ले। कुछ दिन तो किसी तरह चल गया था इस परदेश में बगैर किस हिस्सेदारी के। कौन उसे हमेशा अपने पास रखता। सब दोस्तों ने मिलकर उसे ऐसी जगह काम लगा दिया जहाँ खाने और रहने दोनों की चिंता खत्म। कारखाने में ही रहकर काम सीखने लगा। उस्ताद की तरह खाने को पैसे भी मिल जाते। कारखाना 24 घंटे खुली रहती थी, दिन में अलग शिफ्ट और रात में अलग। चैन की नींद अब उसके नसीब में नहीं थी। होटल में खाने के लिए मिले पैसों के साथ वह भूख का सौदा भी करना सीख गया था। जहां उसे 4-5 रोटी की भूख होती थी, वहाँ 2 या 3 ही रोटी खाता था, क्योंकि उसी पैसे से उसे अगली सुबह नाश्ता भी करना होता था। जिस रात वह भरपेट खाना खा लेता तो अगली सुबह उसे नाश्ते के लिए पैसे नहीं बचते थे, और अगर किसी दिन उस्ताद उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा उसे पैसे नहीं दिए तो उस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इस तरह भूखे रहने में उसे महारत हासिल कर ली थी। घर की उसे बड़ी याद आती थी, पर वहाँ कौन मुँह लेकर आ जाता। उसने भी ठान लिया था कि जब तक काम सीख कर कमाने न लगे गाँव नहीं जाएगा। हमेशा होटल में खाने या ज़्यादा भूखे रहने की वजह से उसे सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। भूख की शिद्दत ने उसे जल्दी ही काम सिखा दिया। पहली कमाई मिलने के बाद वह उन्हीं दोस्तों के साथ रहने चला गया, पर इधर कुछ दिनों से उसके पेट में अजीब सी दर्द शुरू हो गई थी। दवा की दुकान से दवाइयाँ लेकर खा लेता, दर्द खत्म हो जाता था, पर कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाती है। खुद की थोड़ी कमाई से ज़िंदगी किसी तरह पटरी पर तो आने लगी, पर परदेश के डॉक्टर ने खुद का इलाज करा सके इतने पैसे उसके पास नहीं बचते थे। दिन रात मेहनत कर खुद के लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया और घर जाने को लेकर पैसे जोड़ने लगा। अभी कुछ महीने बाकी थे घर जाने को, पर इधर हर महीने पेट का दर्द उसे बेचैन कर जाता था। और फिर एक दिन बेतहाशा दर्द उठा। इस बार दर्द ज़्यादा था, ऐसा लगता मानो अब प्राण निकल जाते हैं। जल बिन मछली के जैसे तड़प रहा था। चेहरे पीले पड़े जाते थे, मानो किसी ने शादी का उबटन लगा दिया हो। सब मिलकर किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती करा आया। आनन फानन में सर्जरी हुई, पर नन्नू को होश नहीं आया। डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया। नन्नू से भी कम पढ़े लिखे उसके दोस्त अब डॉक्टर से कैसे पूछे कि नन्नू को हुआ क्या है। अपने गाँव में भले ही सब बब्बर शेर हो, पर यहाँ परदेश में किसी की जुबान नहीं खुलती थी। ऊपर से परदेश का भेदभाव। अस्पताल में सब उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते थे, मानो जैसे वह मनुष्य नहीं बल्कि उनके द्वारा तय किया कोई अछूत हो। 2 दिन बाद नन्नू जिंदगी की जंग हार गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। डॉक्टर से कोई कैसे पूछे, और पूछे तो क्या पूछे। बस कुछ डॉक्टरों को आपस में बात करते सुना था कि अंतरी सूख गई थी। डॉक्टरों ने आनन फानन में नन्नू की डिस्चार्ज करा दिया, मानो किसी अनहोनी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब वह क्या करें। सबके सब अपरिपक्व थे। कैसे गांव में खबर करें, मृतक शरीर पर क्रियाक्रम यही कर दें या गांव ले जाए तो कैसे ले जाएं। फिर सोच विचार कर सबने पहले रघु को नन्नू के ही मोबाइल में फ़ोन किया। रघु और नन्नू दोनों के पास एक दूसरे का फ़ोन नंबर था, पर कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। आज के दौर में टच स्क्रीन वाला फ़ोन लगभग सभी के पास है, पर कोई किसी के टच में नहीं होता है। और यहाँ तो पिता पुत्र की बात थी, जो एक दूसरे से विचार में अक्सर अलग ही होते। लगभग 200 फ़ोन नंबर वाले मोबाइल में होते, पर जिससे भी भर
दिल की बात की जा सके वैसा कोई एक नंबर ढूंढना कितना मुश्किल होता है। नन्नू का फ़ोन आया। देख रघु को समझ ही नहीं आया कि वह खुश हो या हमेशा की तरह गुस्सा करे। उसके हाथ तड़पड़ाने लगे, दिल धड़कने लगा, मानो जैसे रघु पुत्र और नन्नू उसका पिता हो। उस समय रघु ऐसा महसूस करने लगा फ़ोन पर पिता के रूप में उसे नन्नू से डांट पड़ने वाली है। वह हेलो कैसे बोले यह भी फैसला नहीं कर पा रहा था। पिता के अहम के साथ बोले, पुत्र वाला डर के साथ बोले या बिल्कुल प्यार से बोले। इतने में फ़ोन कट गया। पिता होने की अहम में वह सोच में पड़ गया कि वापस इधर से फ़ोन लगाएं या नहीं। तब तक दूसरी बार फ़ोन बज उठा। बगैर एक पल गवाए उसने फ़ोन उठा लिया और मिले जुले भाव के साथ हेलो वो कहा। जब उसे लगा कि दूसरी तरफ नन्नू नहीं है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई और फिर उसके अंदर जो भाव उभरे उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थर तो वह पहले से था, पर ऐसा लगा कि उस पत्थर को बर्फ़ की वादियों में कोई अकेला छोड़ आया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, मानो आंसू अपना रास्ता भूलकर आंखें बदले रक्त की धमनियों में चला गया और वहाँ पर रक्त के साथ युद्ध पूरे शरीर में एक भूचाल सा लगा दिया हो कि उसके बदन में थरथराहट पैदा कर रही थी। उसे लेकर गांव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूँ। इतना कह रघु ने फ़ोन काट दिया। गांव में ऐसा माहौल तो मानो जैसे कोई प्रलय आ गया हो। अभी तो 18 बसंत भी नहीं देखे थे उसने और उसके दुनिया से चले जाने की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इतने सपने सजोकर परदेश जाते हैं, लेकिन वापसी में सपने पूरे होने के बदले एक दुख स्वप्न आ जाए तो जिंदगी जीना माहौल सा हो जाता है। रोड के रास्ते एम्बुलेंस में मृत शरीर को गांव वाले का इंतजार हो गया। सारे नाते रिश्तेदार भी घर पर इकट्ठे होने लगे, पर अभागा रघु कैसे आए। 100 लोग 100 मशवरे जारी था। इधर रघु जल बिन मछली कैसे झटपटा रहा था, मानो कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसके सहारे वो झट से अपने लाल के पास पहुंच जाए। उसकी पिछली 6 महीने की कमाई एम्बुलेंस के किराए में चंद मिनटों में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अमीर लोगों के लिए तो सब संभव है, पर गरीब के जीवन में रूपी शब्दकोश में कुछ शब्द नहीं होते। संभव शब्द उसी में से एक है। मीलों दूर इस प्रदेश से अपने गांव समय पर पहुंचना रघु के लिए कहाँ संभव था। ऐसे में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसकी मदद की और उसे हवाई जहाज़ से उसके प्रदेश अपने गांव भेजने का इंतजाम कर दिया। उसी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे एक सहयात्री को ढूंढ उससे मदद के लिए बोल रघु को हवाई अड्डे के अंदर भेज दिया गया। जीवन में पहली बार रघु का पढ़ा लिखा होना उसके काम आया। हवाई जहाज़ के 2 घंटे के सफ़र में आसमान की ऊंचाइयों के बीच रघु को अपने जीवन की सारी गलतियां घड़ी सुई की तरह घूम गई। नन्नू के इस हालत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानने लगा। विद्यार्थी जीवन के कुछ भूले बिसरे सपने भी याद आने लगे, जिसमें वे हवाई जहाज़ पर चढ़ना भी इन सपनों में से एक था। हवाई जहाज़ की तेज आवाज़ के बीच वह खुशी और गम में फ़र्क करना नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे फ़र्क मिट जाते हों। लोग अपनी चाहत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कभी सब दांव पर लगा कर भी कुछ मिले तो लगता है कि हमने ज़िंदगी में या तो नहीं मांगा था। रघु नन्नक के मृत शरीर आने से पहले ही गांव पहुंच गया। नन्नू का बड़ी गाड़ी में गांव आना और रघु का हवाई जहाज़ में चढ़ना, दोनों के सपने पूरे हो गए, पर इस कीमती पर पूरे होने ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो सपने पूरे हुए वो बहुत महंगे थे और जो अधूरे रह गए, जैसे कि नन्नू का गांव आने पर अपने बापू को नज़रअंदाज करने का सपना, जिसकी पूरी होने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह घर आ रहे नन्नू को नज़रअंदाज कर रघु ही करना पड़ा, क्योंकि जवान बेटे की लाश देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।